हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। आज चलिए अब प्रश्न जो है हम लोगों का 150 तक हम लोग पिछले सेट में देख चुके हैं, ठीक है? अगर नहीं देखे हैं तो फटाफट आप जाके देख लीजिए पिछले सेट को, आपको 150 नंबर प्रश्न तक हम करवा चुके हैं। तो आज करने वाले हैं दोस्तों 151 नंबरवां प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। प्रश्न देखिए आपका यहीं पे है, ठीक है? चलिए, तो आपको जो है जैसा कि बताया था कि 200 प्रश्न हमको मुझे करवाना है, तो 200 प्रश्न इस सीरीज़ का जो करवा रहा है, तो आज बढ़ते हैं 151 नंबर से आगे, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर का क्या अर्थ है? तो भैया आपके टाइम सिग्नेचर की जो अर्थ की अगर हम बात करें, तो टाइम सिग्नेचर का अर्थ होता है, देखिए प्रश्न को समझ गया ना, क्योंकि बहुत दूर में है, उसको लाना पास में पॉसिबल नहीं है। तो टाइम सिग्नेचर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह होता है। वो क्या होता है? वो क्या होता है? विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा बोधक चिन्ह होता है। कौन? तो आपको बता दूं, स्टाफ नोटेशन में टाइम सिग्नेचर, ठीक है, वही होता है। टाइम सिग्नेचर होता है, क्या होता है कि विभाग के स्वरों की संख्या और मात्रा का बोधक होता है। चलिए अब 152 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 152 है कि टाइम सिग्नेचर, जैसे कि आपको 3/4 यहाँ पे दिख रहा होगा। 3/4 में क्या है कि आपका ये जो 3 है ऊपर वाला, ये 3, इसका क्या अर्थ होता है? तो 3/4 अगर लिखा हुआ है तो टाइम सिग्नेचर की बात कर रहा है, तो इसका अर्थ होता है विभाग, यानी कि जिसको क्या पाश्चात्य संगीत में उसको बोलते हैं बार, बोलते हैं विभाग को बार बोलते हैं, हम लोग विभाग बोलते हैं, वहाँ पे बार बोला जाता है, जिसमें 3 का अर्थ होता है ऊपर वाला का 3-3 बिट, ठीक है, और 4-4 मात्रा। तो ऊपर वाला जो हो गया बीट में, और नीचे वाला मात्रा में, तो ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। 153 नंबर का प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन सा वाद्य इक्वली टेम्पर्ड स्केल पर आधारित है? तो दोस्तों इक्वली टेम्पर्ड स्केल पे जो आधारित आपका हो जाएगा, तो इसमें आपके आ जाएंगे कौन कौन से इक्वली टेम्पर्ड, जैसे कि इसमें हारमोनियम हो जाएगा और आपका पियानो भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों जो है इक्वली टेम्पर्ड पे आधारित है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हारमोनियम भी और पियानो भी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में इनमें से किसकी प्रधानता होती है? तो पाश्चात्य संगीत में तो आपको मैं बता दिया हूँ कि प्रधानता जो मानी जाती है वो हारमोनी की, ठीक है। और हिंदुस्तानी में जो होता है प्रधानता, वो होता है आपका मेलोडी का होता है, ठीक है, वो मेलोडी का होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। लीजिए, चलिए अगला प्रश्न तो वही ही पूछ रहा है, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में जो होता है इनमें किस पर आधारित होती है? तो भैया आधारित होती है या प्रधानता होती है? तो ये आपकी जो हो जाएगी वो मेलोडी हो जाएगी, ठीक है, मेलोडी, ठीक है। चलिए अब जानते हैं आगे दोस्तों। 156 नंबर प्रश्न के साथ हम लोग जानेंगे कि हारमनी जो है उसका क्या अर्थ होता है। तो हारमनी जो है वो पाश्चात्य संगीत जो है हारमनी पे आधारित है। तो हारमनी होता क्या है? तो देखिए आपको हम एक बार बताए थे एक कॉन्सेप्ट कि ह फॉर हारमनी और स फॉर संवाद, ठीक है। तो हस याद रखना है, ठीक है, हंसना जो है आपका हस, वो याद रखना है। हारमनी क्या होता है? हारमनी होता है संवाद स्वरों का क्रमिक वादन, ठीक है, स फॉर संवाद। तो ये कॉन्सेप्ट अगर याद नहीं होगा तो दोस्तों फिर मेरा पढ़ाना जो है बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। तो इसलिए आप लोग यह कॉन्सेप्ट बिल्कुल ह और स वाला याद रख लीजिए। ये हारमनी का जो है आपका क्लियर कर लेगा, ठीक है। हारमनी का अर्थ होता है, तो आपको आ जाएगा फट से कि संवाद स्वरों का एक साथ वादन हारमनी होता है, ठीक है, ह स, ठीक है। और एक होता है आपका मेलोडी, तो में क बताए थे ना, मेक, तो मेलोडी का क्रमिक स्वरों का वादन होगा, और ह और स तो हारमनी का संवाद स्वरों का वादन होगा। ह स तो ह से हारमनी और संवाद, और में से आपका हो जाएगा मेलोडी और क्रमिक स्वरों का वादन। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बताए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न वही पूछ रहा है कि मेलोडी का क्या अर्थ होता है। तो में को क से तो क्या होगा? क्रमिक स्वरों का वादन होता है, ठीक है, क्रमिक स्वरों का वादन। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपको फिर से यहाँ भी क्लियर करवा लिए, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मेल खाते हुए स्वरों को एक साथ बजाने को क्या कहते हैं? यानी कि जो मेल खाते हुए स्वर होते हैं, मिलते जुलते, उनको अगर एक साथ बजाएंगे तो उनको क्या कहेंगे? कॉर्ड, उनको कहा जाता है कॉर्ड, ठीक है। यह सब दोस्तों प्रश्न जो आपका बन रहा है, यह सब आपके पाश्चात्य संगीत से प्रश्न है। तो इसी तरह का जो है आपको मिला जुला प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम्स में। तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से जो यह सब प्रश्न है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग पूरा देखिए,
पूरा 200 प्रश्न आप लोग को रट जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, इनमें से किस संगीतज्ञ को भारत रत्न से विभूषित किया गया है। तो भारत रत्न की अगर हम बात कर ले तो भारत रत्न से विभूषित किया है जो आपको किनको, पंडित रविशंकर जी को भी, और आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी, आपके लता मंगेशकर को भी दिया गया है, और सुब्बुलक्ष्मी को भी दिया गया है। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे देखिए, सबको यहाँ पे ऑप्शन जो होगा आपका ऑल, यानी कि सब सही होगा, सबको जो है भारत रत्न दिया गया है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले भारत रत्न किसको दिया गया है, तो आपको जवाब देना है सुब्बुलक्ष्मी को। किसको? सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है। ये तमिलनाडु की थी सुब्बुलक्ष्मी, सबसे पहले भारत रत्न इन्हीं को दिया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं कि परमेल प्रवेशक राग किसे कहते हैं। तो परमेल प्रवेशक में आपको बताया थे कि जो राग एक थाट से दूसरे थाट में जो प्रवेश कर जाता है उसे परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। उसका एक एग्जाम्पल जो है बार बार पूछता है, वो आपका हो जाएगा कौन? जय जयवंती, ठीक है। जय जयवंती जो आपका है वो परमेल प्रवेशक राग है। तो इसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, ये कहाँ से कहाँ पहुँचता है, किस थाट से किस थाट में पहुँचता है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ मैंने बताया अभी पिछले ही सेट में जो है आपका क्लियर करवाया है, तो वो कौन सा थाट होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से थाट से कौन से थाट में प्रवेश करता है, ठीक है। आप यह, मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। चलिए बताइए, खमाज थाट से काफ़ी थाट में या फिर काफ़ी थाट से खमाज थाट में। तो इतना आप लोग बताइए, यह आपके लिए प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो परमेल प्रवेशक राग आपको क्लियर हो गया, क्या होता है, एक थाट से दूसरे थाट में प्रवेश करने वाला राग होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संधि प्रकाश राग किसे कहते हैं। देखिए संधि प्रकाश राग वो राग होते हैं कि जिनमें क्या होता है, जिनका गायन समय संध्या या फिर आपके उषा काल में शाम या सुबह 4 से 7 बजे तक का जिसका गायन समय होता है वो क्या होता है, संधि प्रकाश राग। जैसे कि आपके भैरव भैरवी जो है ये सब संधि प्रकाश राग में ही आते हैं। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं पे आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जिनमें रे कोमल और ग शुद्ध लगता है वो संधि प्रकाश राग कहलाता है। तो जो क्लियर आज तक जो पढ़ते आए हैं वो क्या पढ़ते आए हैं, जिन राग का गायन समय 4 से 7 या तो शाम में या तो सुबह से हो तो वो क्या, संधि प्रकाश राग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है आश्रय राग क्या होता है। तो देखिए आश्रय जो राग अपने थाट के नाम से जन्य होते हैं, जो अपने थाटों के नाम से जन्य राग होते हैं उसे आश्रय राग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए असावरी राग है, ठीक है, असावरी है, तो ये किस थाट का है, तो असावरी जो है आपके असावरी थाट से ही है ना, असावरी थाट से। तो ये वाला जो असावरी है, ये वाला असावरी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आश्रय राग हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए। तो ये आपका क्या हो जाता है, आश्रय राग किसे कहते हैं, जो थाट के नाम से राग होते हैं उसे आश्रय राग कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राग में ठुमरी गाते हैं। तो ठुमरी की अगर बात हो तो ठुमरी किस राग में गाई जाती है, तो ठुमरी गाई जाती है दोस्तों आपके भैरवी राग में, ठीक है। किसमें, भैरवी राग में ठुमरी गाई जाती है। क्लियर हो गया, भैरवी, जिसका भैरवी की अगर बात करें तो वादी संवादी इसका म और संवादी इसका सा होता है, म सा इसका वादी संवादी होता है, ठीक है। चलिए और भैरवी जो है आपका क्या है, कौन सा राग है, तो ये आपका संधि प्रकाश राग है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किसमें ठुमरी नहीं गाते हैं। देखिए ठुमरी नहीं गाते हैं, सबसे पहले ठुमरी की बात करें तो ठुमरी जो है दोस्तों लखनऊ और बनारस की जो ठुमरी है वो काफ़ी प्रसिद्ध ठुमरी मानी जाती है, और ठुमरी 2 अंगों से गाई जाती है, ठीक है। एक कौन सा, एक हो गया आपका पूरब अंग और दूसरा अंग हो जाता है आपका पंजाब अंग, ठीक है, दूसरा अंग हो जाता है आपका पंजाब अंग। तो पूरब अंग और पंजाब अंग की 2 अंग की ठुमरी गाई जाती है। अब आइए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ठुमरी नहीं गाते हैं, किस में नहीं गाते हैं, तो कौन सा में नहीं गाते हैं दोस्तों, तो ठुमरी हम किस में नहीं गाते हैं, सही जवाब हो जाएगा हिंडोल। हिंडोल में नहीं गाते हैं, बाकी पीलो में तो गाते हैं, काफ़ी में गाते हैं, पहाड़ी में भी गाते हैं, लेकिन हिंडोल में नहीं गाते हैं, ठीक है। तो नहीं वाला पे ध्यान देना है आपको, याद कर लीजिए ये चीज़, पीलू याद कर लीजिए, काफ़ी याद कर लीजिए और पहाड़ी याद कर लीजिए यहाँ से कि ये सब में जो है ठुमरी गाई जाती है। चलिए आगे प्रश्न है कि किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होना चाहिए। तो किस गायन में पखावज की जो संगति होती है, तो पखावज की संगति आपके अगर बात करें तो ध्रुपद और धमार में जो है आपका पखावज की संगति होती है, ठीक है।
चलिए अब आगे देख लेते हैं कि वीणा पर पर्दे सबसे पहले किसने बांधा। वीणा पे जो पर्दे लगे हुए होते हैं ना, वीणा पे जो पर्दे को क्या कहते हैं? पर्दे को दोस्तों अगर बात कर लें तो पर्दे को सारिका भी कहा जाता है। क्या? सारिका। तो वीणा पर जो सबसे पहले पर्दे बांधे वो किसने बांधे? तो वो आपके मतंग ने बांधे। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो बृहदेशी जो ग्रंथ है इनका, बृहदेशी, उसमें यह उल्लेख मिलता है। ठीक है। और अगर बात कर ले राग की, तो राग का भी सर्वप्रथम उल्लेख बृहदेशी ग्रंथ में ही मिलता है। ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न ऐसे आपको क्लियर करते चलने हैं। तो सही जवाब मतंग हो जाएगा। अगला प्रश्न 167 नंबर कि पंडित वेंकट मुखी ने कितने विकृत स्वर माने हैं? तो देखिए विकृत स्वर जो है दोस्तों वेंकट मुखी ने कितना माना है? तो वेंकट मुखी के अनुसार अगर बात कर ले तो विकृत स्वर 5 माने हैं। ठीक है। कितने स्वर माने हैं विकृत? 5 माने हैं वेंकट मुखी। आगे प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? दोस्तों देखिए यहाँ से आपके लिए एक प्रश्न निकालना चाहेंगे कि वेंकट मुखी जो है आप नाम देखे 5 इन्होंने माने हैं विकृत स्वर। तो आपसे प्रश्न यहाँ पे बनता है मेरा करना कि वेंकट मुखी की किस ग्रंथ में यह चर्च किया गया है? ठीक है। आपने किस ग्रंथ में बताया है? तो यह जो है, या फिर आप सिंपली वे में अगर बात करें आपसे तो बताइए कि चतुर्दंडी प्रकाशिका जो है वेंकट मुखी की पुस्तक है या नहीं? हाँ या ना में जवाब आपको देना है। ठीक है। अब और प्रश्न जो है आपके लिए आसान हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? तो नाट्य शास्त्र के अगर अध्यायों की बात करें तो कुल इसमें 36 अध्याय माने जाते हैं नाट्य शास्त्र, जो कि यह किनके द्वारा? यह भरत के द्वारा लिखा गया है। नाट्य शास्त्र जो है भरत के द्वारा लिखा गया है और इसमें टोटल 36 अध्याय हैं। ठीक है। और नाट्य शास्त्र के जो बात करें 30वें अध्याय में मिलता है सुशीर वाद्यों का वर्णन। ठीक है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि सुशीर वाद्यों का वर्णन किस अध्याय में मिलता है नाट्य शास्त्र के? तो 30वें अध्याय में मिलता है सुशीर का। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है। प्रश्न जो है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? तो अगर अध्यायों की बात करें तो कितने अध्यायों में संगीत शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है? तो यह जो है दोस्तों यह क्लियर नहीं कर पा रहा है क्योंकि प्रश्न जो अभी था नाट्य शास्त्र का था। ठीक है। नाट्य शास्त्र का प्रश्न था। तो ये नाट्य शास्त्र से ही रिलेटेड बातें पूछ रहा है। ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा ना समझिए कि यहाँ पे बुक का नाम नहीं दिया गया है तो किसका होगा। तो ये नाट्य शास्त्र से ही रिलेटेड पूछ रहा है। तो अंतिम 6 वाले में आंसर होगा। यानी आपका कहाँ से शुरू हो जाता है? 28 से शुरू हो जाता है। ठीक है। और टोटल कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। समझ पा रहे हैं ना इसमें? तो 28 का अंतिम जो 6 है इसमें आपको टोटल आपका जो है किसमें? संगीत शास्त्र का पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है। लेकिन वैसे दोस्तों एक चीज़ अगर हम यहाँ पे देखें, गौर करें एक चीज़, आप थोड़ा सा आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, मैं भी कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालना चाह रहा हूँ। देखिए 28 नंबर से जब किया गया है तो इसमें हम अंतिम 6 का लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे टोटल 28 और 6 जोड़ते हैं तो 34 अध्याय ही बचता है। तो यहाँ पे अंतिम जो है 6 अंतिम यह लिखना थोड़ा सा मिस हो गया है। ठीक है। तो 6 अध्याय में वर्णन मिलता है लेकिन अंतिम है या नहीं ये तो आप नहीं कह सकते ना, क्योंकि 28 से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि नाट्य शास्त्र में वृंदवादन के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो देखिए वृंदवादन की अगर बात करें तो भरत ने वृंदवादन को किसकी संज्ञा दी है? तो कुतुब हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा वृंदवादन के लिए कुतुब की संज्ञा दी गई है। और दोस्तों अगर बात करें वृंदवादन, तो वृंदवादन में क्या होता है कि बहुत सारे जो है एक साथ बैठकर मतलब गाया बजाया जाता है। तो वही वृंदवादन, जिसको कि इंग्लिश में पाश्चात्य संगीत में ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्केस्ट्रा। वही तो बोलते हैं ना, पाश्चात्य संगीत में इसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है वृंदवादन को। और भरत काल में इसे कुतुब की संज्ञा दी गई थी। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है वृंदवादन के लिए दक्षिण संगीत में क्या संज्ञा दी गई है? देखिए दक्षिण संगीत की यहाँ पे बात आ गई तो वृंदवादन के लिए वाद्य कचहरी की जो संज्ञा है दक्षिण में क्या कहा जाता है? वाद्य कचहरी कहा जाता है। लेकिन हमारे उत्तर भारत में जो है इसे वृंदवादन ही कहा गया है। वृंदवादन ही कहा गया है और भरत काल में कुतुब कहा गया था। और दक्षिण में क्या कहा जाता है? वाद्य कचहरी। याद रखना है ये सब। चलिए आगे बढ़ लेते हैं कि धमार ताल का आविष्कार किसने किया? देखिए धमार की बात करें तो धमार ताल में धमार गाया जाता है। क्या गाया जाता है?
धमार ताल में धमार, और मात्रा की बात करें तो धमार ताल में 14 मात्रे होते हैं। ठीक है, धमार ताल में 14 मात्रे और 4 विभाग। तो आविष्कारक इसका पूछा जा रहा है कि किसने आविष्कार किया, तो जवाब हो जाएगा बैजू बावरा। बैजू बावरा, और बैजू बावरा के गुरु की बात करें तो स्वामी हरिदास। ठीक है, स्वामी हरिदास, ये जो आप ये क्या हो गए, बैजू बावरा के गुरु हो गए। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बैजू बावरा के भी हैं और आपके तानसेन के भी गुरु हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राग दरबारी कान्हड़ा की रचना किसने की, तो राग दरबारी कान्हड़ा की अगर रचना की हम बात कर लें तो किसने की, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, राग दरबारी कान्हड़ा। तो ये आपके तानसेन द्वारा रचित राग है, राग दरबारी कान्हड़ा। ठीक है, चलिए तानसेन, तानसेन जो है वो बहुत संगीत के विद्वान माने जाते थे। और तानसेन किसके दरबार बात कर ले तो ये अकबर के दरबार में शामिल थे। ठीक है, अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है कि विलास खानी तोड़ी की रचना किसने की। देखिए विलास खानी की अगर हम बात कर लें तो विलास खानी तोड़ी की अगर रचना के बारे में बात करें तो विलास खानी तोड़ी की रचना विलास खां ने किया है। कौन किया है, विलास खां ने किया है विलास खानी तोड़ी की रचना। ठीक है, तो यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है विलास खानी तोड़ी के बारे में। अगला प्रश्न है कि 14 मात्रा के निम्न तालों में ख्याल के लिए कौन सा ताल है। देखिए ख्याल गायकी के लिए ताल पूछा जा रहा है कि ख्याल गायकी के लिए कौन सा ताल है जो कि 14 मात्रा का ताल है। ठीक है, तो ख्याल गायकी की अगर हम बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा हमारा, वो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका आड़ा चार ताल और एक आपका झुमरा ताल। ठीक है, दोनों 14 मात्रा का ताल है। दीपचंदी भी आपकी बात करें तो यह भी 14 मात्रा का है, और धमार की बात करें तो यह भी 14 मात्रा का है। ठीक है, लेकिन होगा कौन, ख्याल के लिए कौन सा ताल है, तो ख्याल के लिए आड़ा चार ताल और झुमरा ताल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इनमें से कौन से ताल ख्याल के नहीं है, यानी कि कौन सा ताल जो है आपका ख्याल का नहीं है। तो ख्याल का ताल नहीं है उसको बताना है, तो जवाब हो जाएगा आपका चार ताल, क्योंकि ये आपका किसका ताल है, ध्रुपद का ताल है, ध्रुपद का ताल है। और एक का हो जाएगा दादरा, ये भी आपका ख्याल का ताल नहीं है। ठीक है, अगर बात कर ले एक ताल की तो एक ताल में 12 मात्रा होते हैं। चार ताल की अगर हम बात करें तो एक ताल और चार ताल में क्या होते हैं, 12 मात्रा। रूपक की बात करें तो 7 मात्रा, और दादरा की बात करें तो 6 मात्रा। ठीक है, दादरा 6 मात्रा, रूपक 7 और कहरवा 8। इस तरह से बसंत ताल 9 मात्रा, तो झपताल 10 मात्रा। इस तरह से बहुत सारे जितने भी ताल हैं आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, मैं जो जो बोलता हूँ जब भी, हमेशा तो रेगुलर मैं बोलते ही रहता हूँ ताल के बारे में, एक जगह आप लोग नोट कीजिए और उस ताल को आप लोग कलेक्ट कर लीजिए और बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए अब देख लेते हैं, इनमें से एक अगला प्रश्न है 177, इनमें से कौन सा ताल पखावज का नहीं है। तो पखावज पे जो खुले बोलों की ताल बजती है ना, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कौन सा जो है पखावज का नहीं है। तो नहीं वाला बताना है, तो नहीं आपका क्या हो जाएगा, 3 ताल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 ताल जो है इनमें से पखावज का ताल नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब आगे देखते हैं, इनमें से किस ताल में कायदा पलटा नहीं बजाया जाता है। कायदा और पलटा नहीं बजाया जाता है, तो कायदा पलटा जिसमें नहीं बजाया जाता है वह ताल कौन सा होगा, वह आपका होगा चार ताल। जैसा कि जानते हैं यह किसका है, ध्रुपद का है। ठीक है, 3 ताल यहाँ पे दिया हुआ है। 3 ताल में अगर मात्रा की बात कर ले तो 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं। 4 ताल की जैसा कि बताया आपको 12, झपताल में कितने, झपताल में आपके 10 मात्रा, रूपक में 7 मात्रा। अगला प्रश्न देखते हैं कि तबला के स्वतंत्र वादन में पेशकारा कब बजाते हैं। पेशकारा जो होता है बजाया जाता है, तबला के स्वतंत्र वादन में पेशकारा बजता है। ठीक है, रेला बजता है। तो ये जो पेशकारा जो है ये कब बजाया जाता है, तो जवाब देना है इसका कि ये कब बजाया जाता है। तो यह बजाया जाता है आपके प्रारंभ में ही बजाया जाता है। ठीक है, प्रश्न तो है ये सब आपका क्लियर हो चुका है। तो यह आपके प्रारंभ में ही बजाया जाता है। ठीक है, प्रारंभ में, सही जवाब प्रारंभ। चलिए तो क्लियर हो गया इस तरह से प्रारंभ वाला। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कालिदास सम्मान, कालिदास के बारे में पूछा जा रहा है कि कालिदास सम्मान जो है 180 नंबर प्रश्न, किस प्रदेश का सम्मान है। तो कालिदास की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश का सम्मान है।
ठीक है। वैसे अगर बिहार के बारे में बात कर लें तो बिहार की अगर होगा तो कौन सा, राम चतुर मल्लिक, ठीक है, राम चतुर मल्लिक, राम चतुर मल्लिक जी, जो कि इनका जो है बिहार का सर्वोच्च संगीत पुरस्कार है राम चतुर मल्लिक जी के नाम से, ठीक है। और बात की कर ले, जैसा कि राम चतुर मल्लिक जी का नाम लिए हैं, तो राम चतुर मल्लिक जी को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि आपको मैं बताने वाला हूँ कि कालिदास तो मध्य प्रदेश का है ही, और साथ में आपका तानसेन पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। और जो हमारे बिहार का जो दिया जाता है आपके राम चतुर मल्लिक पुरस्कार, तो राम चतुर मल्लिक जी को भी कहाँ का, तानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न आपका क्लियर हो गया, ये आपके 180 नंबर क्लियर हुए। और दोस्तों थोड़ा सा जो प्रश्न कुछ बचा है वो मैं अगले सेट में करवा के, और आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी आपका 200 प्रश्न है वो सारा का सारा ये एक बार में आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों आप लोग लाइक कमेंट और शेयर भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों शेयर कीजिएगा तो उन बच्चों के पास भी पहुंच जाती है जो कि आपके सहपाठी हैं, साथ में पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा जो लूज में है वो उनको भी थोड़ा सा खींच के ऊपर ला सकूं, इसलिए आप लोग उनके पास भी शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, और तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।